तो ये आर्टिकल 16 भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है और इसीलिए ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यही मेरा मिशन, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पॉल साइंस के रिगार्डिंग चीज़ों को सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। चाहे आप पॉल साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, फिर भी यू कैन मेक सेंस ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है? सो आर्टिकल 16 को भी हम उसी तरह से बिल्कुल सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई मल्टीपल चॉइस टाइप के एग्जामिनेशन बेसिक दे रहे हो, जैसे कि कहीं का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, इन तरह के एग्जामिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास लगभग काफी होगा। बट अगर आप कोई एडवांस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे सिविल सर्विसेज या जुडिशियरी सर्विसेज, तो डेफिनेटली आपको इसके साथ और थोड़ा टॉपअप करना होगा और थोड़ा सा एडवांस इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। बट हमारी चीजों को आप एज ए बेसिक उस पर भी ऐड कर सकते हो। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 15 और 16 में कुछ सिमिलरिटीज भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने आर्टिकल 15 की वीडियो को नहीं देखा तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। 15 इन जनरल कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट, कोई भी ओपन मतलब इन जनरल सारे ही प्रोविजंस के केसेस में क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की जो बात है वो आर्टिकल 15 में होती है। बट आर्टिकल 16 जो है स्पेसिफिकली जॉब्स की बात करता है, ओनली अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स। गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां जिसे हम कहते हैं, सरकारी नौकरियों में किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, उसकी बात करता है आर्टिकल 16। तो इस पे कहा गया है कि द स्टेट शेल देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। कई बार जो है बेसिक एग्जामिनेशन जो है सीयूईटी पीजी वगैरह, उसमें कई बार ये भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, टिक द करेक्ट आंसर। तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 जो है दोनों के लिए अवेलेबल है, 15 16 ये सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। इस तरह का आप एक टेबल बनाते हुए साइड बाय साइड चल सकते हो। ठीक है, तो ये बात आ गई कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 16 एलिजिबल है। सिर्फ सिटीजन्स को ही एक फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ है वो है अपॉर्चुनिटी। सिर्फ अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी देने में गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तब आर्टिकल 16 के अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हो। बट अगर जॉब्स जॉब्स मिलने की इस पे गारंटी नहीं है, कि एम्प्लॉयबिलिटी की गारंटी नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट कि मैं 12th पास कर चुका हूँ या मैं ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँ, मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए क्योंकि आर्टिकल 16 में बताया गया है, मैं उठ के सुप्रीम कोर्ट चले जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जब रिक्रूटमेंट्स आएंगे, जब जब वैकेंसीज को ओपन करने की बात आएगी, जब कोई वैकेंसी सामने आएगा, उस वैकेंसी के दौरान कोई डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं करेगी। उस चीज को प्रोवाइड करता है आर्टिकल 16। अगर वैकेंसी है या फिर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है या वैकेंसी नहीं है, तो उस तरह की चीजों में आर्टिकल 16 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट ए राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इट इज सिंपली राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी व्हेन एवर देयर इज ए वैकेंसी और व्हेन एवर देयर इज ए रिक्रूटमेंट ड्राइव गोइंग ऑन। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सेकंड सब क्लॉज की तरफ। इसका सेकंड सब क्लॉज जो है ये इसी चीज को थोड़ा-सा और रिफाइन करके और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके क्लियरली हमें बताता है। किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है? फर्स्ट क्लॉज में हम बताया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा और सेकंड क्लॉज में थोड़ा-सा और ऐड करके एक्सप्लेन करके बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स। इस पे आप देखोगे आर्टिकल 15 और 16 में एक थोड़ा-सा यहाँ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। 16 में 2 चीजें ऐड हो गई है, डिसेंट एंड रेसिडेंस। ठीक है? और अब आगे चलते हैं हम इसके एक्सेप्शंस की तरफ। तो आर्टिकल 16 के एक्सेप्शंस जो है वो हमें सब क्लॉज 3, 4, 4A, 4B इस तरह से आगे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? और मैंने पहले ही कहा है, हर बार मैं कहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस से भी ज्यादा इसके एक्सेप्शंस और रेलिवेंट होते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो हमें और डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है? और आर्टिकल 16 अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल और एक मच डिबेटेड आर्टिकल है। इसके ऊपर कई सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी आ चुके हैं, इसके ऊपर कई सारे अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। उन सबको सेपरेटली मैं कवर करूंगा एक दूसरे वीडियो में, आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वेयर आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक जजमेंट्स रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स। उस तरह की एक सीरीज भी मैं बना के लाऊंगा, वहां आप लोग देख सकते हो। ठीक है? सो आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 कह रहा है कि एक एक्सेप्शन पहले से ही इसके साथ इन्होंने दे दिया है। पहले तो सब क्लॉज 2 में इन्होंने बताया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बट सब क्लॉज 3 आके कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के रिक्रूटमेंट के वक्त। एक रेसिडेंस के क्लॉज को वो ऐड कर सकता है कि फलाना इंसान जो है, अगर हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार के रेसिडेंट थे, तभी उनको ये जॉब अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सिर्फ बॉर्न होना ही काफी नहीं होगा। इस तरह की चीजें कई कई बार लाई जा सकती है, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को ये परमिशन दिया हुआ है। ठीक है? क्योंकि कई बार होता है कि एक जो इंसान है, फॉर इंस्टेंस मैं मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं हरियाणा में रहता गया हूँ, बचपन से स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ा हूँ,
हरियाणा की हिस्ट्री को पढ़ा हूँ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ में स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग सब्सिडाइज़ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते यहाँ तक आया हूँ। तो जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट कह सकता है कि इस बंदे को मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रेफ़रेंस देना चाहता हूँ। ये किसी भी स्टेट का हो सकता है, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, कहीं का भी। जिस बंदे ने, जो स्टूडेंट या जो इंसान वहाँ रेसिडेंट रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने की पॉसिबिलिटीज़ जो है, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ को दिया गया है। इसको हम वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 नहीं मानेंगे। उसके बाद सब क्लॉज़ 4 जो है, ये एक और एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है प्रोविजंस बना सकती है फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि देना ही है, बट पॉसिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है तो इसे हम आर्टिकल 16 के वायलेशन के अंदर नहीं मानेंगे और ये अलाउड होगा। ठीक है। उसी तरह से एक 4A क्लॉज भी इसके अंदर सब क्लॉज है, जो कि बाद में 77 अमेंडमेंट 1995 के बाद ऐड किया गया था। ठीक है। सो 4A जो प्रोविजन है वो कहता है कि प्रमोशन के केस में भी जो है कुछ स्पेसिफिक लोगों को, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट या इस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब जो है, इनका एजुकेट रिप्रेजेंटेशन हायर पोजिशन पे नहीं है। तो उस केस में प्रमोशन के लिए भी इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ध्यान से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी के बारे में यहाँ नहीं मेंशन किया गया हुआ है 4A के अंदर। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हुआ है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो कि फिक्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन ग्रुप्स में से अगर किसी का सब गवर्नमेंट को लगता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तब उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। प्रमोशन भी दिया जा सकता है और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी दी जा सकती है। तो अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डिपार्टमेंट है जिसपे इस तरह की फॉर एग्जाम्पल हायरार्की रहती है कि 1 इज द टॉप मोस्ट पोस्ट में डायरेक्टर हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकते हैं, व्हाटएवर नाम हो सकता है। सेकंड में भी डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है। इस तरह की जो हायरार्की है ऐसे रहती है और इस पे लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, मिस्टर, मिस ए, मिसेस बी या फिर मिस्टर ए, जो भी आप लोग मान लो, 4 इंडिविजुअल्स हैं। इस केस में अब क्या है कि अगर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि 3 लेवल ऑफ कैटेगरी जो है कई सालों से एक एक फलाने एक्स कास्ट के लोग जो हैं, एक्स कास्ट के लोग इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं पिछले कई सालों से। गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज होता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, गवर्नमेंट चाहती है कि इस जो पोजीशन है, जैसे कि 3 नंबर पोस्ट के ही पूरे स्टेट के अंदर से 100 पोजीशंस खाली हैं या 100 पोजीशंस अवेलेबल हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट को लगता है कि इस पोस्ट में जो है एक्स कास्ट के किसी भी इंसान की रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेटली नहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, और मिस्टर डी जो है फॉर्चुनेटली अब जो है एक्स कास्ट के को बिलोंग करते हैं, तो मिस्टर डी को हम नीचे 5 से जो है 4 पे लेकर जा सकते हैं या 4 से 3 पर लेकर जा सकते हैं, रिजर्व करके इस स्पेस को। ठीक है। जब हालांकि इनका अभी वक्त नहीं हुआ है। से फॉर इंस्टेंस ये मिस्टर डी जो है 2001 में ज्वाइन करते हैं, मिस्टर बी जो है ये से 2000 में ज्वाइन करते हैं, और मिस्टर ए जो है 1999 में जॉब ज्वाइन करता है। तो सीनियरिटी के बेसिस पे तो 1999 में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको 5 से 4 पे पहले जाने का राइट होना चाहिए। ठीक है। बट क्योंकि 4 वाले पोजीशन पे एक्स कास्ट के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कम है, जो गवर्नमेंट को रियलाइज होता है, और देखा जाता है कि डी वाले जो इंसान है, डी वाले इंसान भी एक्स कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो भी इस वक्त जो है 5 नंबर पोजीशन पे हैं, तो गवर्नमेंट क्या है, मिस्टर ए या मिस्टर बी को रोक के मिस्टर डी को आगे भेजने का प्रोविजन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 4 सब क्लॉज, अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, जिसे ऐड किया गया था लेटर 77 में। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है कि एक बार अगर आप इस पोस्ट से इस पोस्ट तक जाके सीनियर हो गए हो, अगर ये 2001 वाले इंसान जो है मिस्टर डी मिसेस बी से पहले प्रमोशन लेके यहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये उस दिन से ही इनके सीनियर हो जाएंगे। नो मैटर इन्होंने 2000 में ज्वाइन किया हो, इन्होंने 2001 में ज्वाइन किया हो, बट एक बार अगर उन्हें 4A के अंदर प्रमोशन मिल के ऊपर वो आ जाते हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंशियली इनका कंटिन्यू चलती जाएगी ये सीनियरिटी। उसके बाद से फॉर इंस्टेंस 2 साल बाद अगर फिर से मिसेस सी भी यहाँ पहुंच जाते हैं 4th पोजीशन में, और अब 3rd पोजीशन में जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट आती है, तो इस वक्त जो है सीनियरिटी बाय डिफॉल्ट मिस्टर डी के पास आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा इसमें डीप अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इजीली सिंपली यही समझ के चलो कि प्रमोशंस के लिए जो इनिशियली ये प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बाद में ये 1995 में 77 अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया कि प्रमोशंस के लिए भी सबको नहीं, सिर्फ उन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जिनकी रिप्रेजेंटेशन हमें टाइम टू टाइम लगता है कि ऊपर पोजीशंस में एडिक्वेट नहीं है, तब इनको दिया जा सकता है। सिंपली हम यही बोल सकते हैं 4A से। इसके अंदर एक सब क्लॉज 4B भी बाद में ऐड हुआ था, जो कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 2000 में। ठीक है। ये भी शुरू से नहीं था, बाद में ऐड किया गया। इस पे ये बोला गया है कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगर किसी एक पर्टिकुलर
कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन अगर कम है, कोई स्पेसिफिक वैकेंसी हमने ओपन किया है और रिजर्व किया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप के लिए, उस ग्रुप में अगर उस साल में वो वैकेंसी फिल नहीं हो पाती है, तो वही वैकेंसी नेक्स्ट ईयर के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है। और कैरी फॉरवर्ड करते वक्त जो वैकेंसीज टोटल बनेंगे, उस पे हम 50% की सीलिंग को नहीं देखेंगे। अदरवाइज हमारे प्रोविजंस हैं कि 50% की सीलिंग रखनी है आपको रिजर्वेशंस के केस में, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाद में कई सारे जुडिशियल केसेस के थ्रू इसे चेंज भी किया गया हुआ है, उस पे हम इस वक्त नहीं एंटर करेंगे। बट सिंपली हम यही कहना चाहते हैं कि 4B ये प्रोवाइड करता है कि जो पिछले साल अगर से फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर एक्स ग्रुप के लोगों के लिए टोटल वैकेंसीज से फॉर एग्जांपल 100 थे, उसमें से 10 सीट्स जो थे एक्स कम्युनिटी के लिए हमने रखा था। एक्स कम्युनिटी में से पिछले साल जो है 7 सीट्स ही सिर्फ फिल हो पाए थे, 3 सीट्स अगर खाली रह गए थे, तो इन 3 सीट्स को आप नेक्स्ट आने वाले किसी साल में कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे जा सकते हो, बैकलॉग की तरह इनको आगे लेकर जा सकते हो। और नेक्स्ट ईयर जब रिक्रूटमेंट आते वक्त एक्स कम्युनिटी या वाई कम्युनिटी के लिए जब रिजर्वेशन को डिटरमाइन किया जाएगा, से फॉर इंस्टेंस अगर 2027 में जाके हम इनके लिए 7 सीट्स और रिजर्व करते हैं उस साल के, तो हम यहाँ के 3 सीट्स को इनको ऐड करके टोटल 10 वैकेंसीज उनके लिए ओपन कर सकते हैं। उस केस में हमारे 50% की सीलिंग को हमें देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को हमने 81st अमेंडमेंट 2000 से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 5 सब क्लॉज 5 कहता है कि अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिगार्डिंग कोई वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस पोजीशंस की रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई टेंपल बोर्ड है या इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उस पे रिक्वायरमेंट फिक्स कर सकती है, प्रिविलेज और प्रेफरेंस दे सकती है एक पर्टिकुलर रिलीजन के को मानने वाले लोगों को, ठीक है। इस तरह से कोई भी अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पोजीशन हो तो वो कंपलसरी कर सकता है, उसको भी हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के वायलेशन के तरह नहीं देखेंगे आर्टिकल 16 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए प्रोवाइड किया गया हुआ था, ठीक है, कि रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजंस अदर देन दोज मेंशन्ड इन सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 के अंदर हमने देखा था बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज शेड्यूल क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सबके लिए दिया गया हुआ था, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माने जाते हैं। बट सब क्लॉज 6 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो ग्रुप्स हैं और जो कवर्ड नहीं है सब क्लॉज 4 के अंदर, उनको प्रोवाइड करने की बात करता है, स्पेशल प्रिविलेजेस व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है आर्टिकल 16 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कई सारे थे, सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है वो इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1992-90 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको मैं इस वक्त नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक लेवल के लिए का वीडियो मैंने रखा हुआ है। अगर एडवांस लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे सेपरेट वीडियोज उसके लिए मिलेंगे आपको। इंदिरा साहनी और मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इसके साथ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंदिरा साहनी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए थे रिगार्डिंग रिजर्वेशंस इन इंडिया। सो आई होप जो बेसिक चीजें मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आ गया है, और डिटेल इसके अलावा केस जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के भी रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे ही प्लेलिस्ट्स के अंदर मिल जाएंगे, उनको जाके चेक कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोस बनाने की। थैंक यू।